मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज हम बायोलॉजी के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे और बायोलॉजी का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप किसी भी भारत में, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ए से डी ग्रेड तक, ABCD, IAS, PCS, SSC, GD, रेलवे, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी में आप जानते हैं कि बायोलॉजी पूछी जाती है। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ही है। आज इसमें आप कुछ नई चीज़ें देखेंगे जो आपने शायद नहीं पढ़ा है, कुछ छूट गया होगा। बहुत सारा बेहतरीन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और दूसरी बात यह है मित्रों कि यदि आप अपने जीवन के बारे में भी, इस ब्रह्मांड की जटिल संरचना के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो आज मैं जो शुरू करूँगा जहाँ से, वो है लाइफ प्रोसेस कि इस संसार में जितने भी जीव हैं ये सभी किस तरह से जीवित रहते हैं और कौन सी क्रियाएं जीवित रहने के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ प्रोसेस, हिंदी में बोलेंगे जैव प्रक्रम। कोई भी पृथ्वी पर अगर जीव है, मनुष्य से लेकर के बैक्टीरिया, वायरस, कवक, शैवाल, यहाँ तक कि अमीबा तक, तो वो सभी 5 काम करते हैं। पहला तो है खाने खा करके अपने अंदर पोषण को वो प्राप्त करें। तो मित्रों, आप सभी जानते हो, हम सभी करते हैं। और अब अगर खाया है तो फिर कहीं ना कहीं उसका उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, इस शरीर से मल के रूप में उसे बाहर निकालना, ये हर जीव, हर प्राणी करता है। तीसरा काम जो होता है वो श्वसन है। भैया, रेस्पिरेशन सिस्टम, बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता है। और श्वसन हो रहा है तो बॉडी के अंदर परिवहन, यानी कि ब्लड चलता रहता है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वो परिवहन हो रहा है बॉडी में। और जो 5वां काम है, हर जीव जनन करता है, अर्थात रिप्रोडक्शन ऑफ योर स्पीसीज। तो हर प्राणी इस संसार में जितने भी छोटे से बड़े जीव तक हैं वो ये 5 काम करते हैं। और मित्रों, इन 5 कामों के मिले जुले स्वरूप को ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जीवन के लिए ये 5 कार्य आवश्यक हैं। अब मैं उसमें चर्चा करता हूँ। आज जो मैं पहली टॉपिक उठाऊंगा वो है पोषण, अर्थात न्यूट्रिशंस इंग्लिश में। अब न्यूट्रिशंस मित्रों, जो भी हम सभी लोग या कोई भी जीव भोजन करता है, तो भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए, चलाने के लिए, तो वो पोषण 2 तरीके से प्राप्त होता है। एक को बोलते हैं एनाबॉलिक, दूसरे को बोलते हैं कैटाबॉलिक। अब ये क्या है मित्रों, आप इसको समझ नहीं पाए होंगे। जैसे पौधे भी हैं तो वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो अपनी एनर्जी खुद से सेल्फ मेड करके सूर्य के प्रकाश से और हमारे द्वारा छोड़ी गई CO2 गैस और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन, तो जो पौधे या बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, वो तो आगे मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो उनको हम बोलते हैं एनाबॉलिक। इस तरह से जो अपने, यानी कि सरल अवयवों को लेकर के, अब सरल क्या है मित्रों, जैसे पर्यावरण से CO2 ले लिया, सूर्य का प्रकाश ले लिया, नीचे से जल ले लिया पेड़ों ने, और फिर क्लोरोफिल की सहायता से जो भोजन बनाया, तो जो भोजन बना ग्लूकोज, वो जटिल है, लेकिन जो हमने प्रकृति से लिया एक एक एलिमेंट, ये सरल है। तो सरल से जटिल की तरफ बढ़ना, मतलब जिसको जो भोजन खुद बना पाते हैं पेड़ पौधे, वो सरल पदार्थ को इन्वायरमेंट, वातावरण से लेते हैं और उसको एक जटिल में ग्लूकोज के रूप में C6H12O6 ग्लूकोज के रूप में अपने तनों में, अपने जड़ों में, पत्तियों में, हर जगह पर वो उसे धारण करते हैं। तो इस तरह से जिनका खुद के भोजन से बनाने में जो सक्षम होते हैं, ऐसी प्रक्रिया को हम एनाबॉलिक बोलते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन या उपचयी प्रक्रिया। और दूसरा, जो हम लोग अब वातावरण से जो भोजन प्राप्त करते हैं, दाल, चावल, रोटी, आटा, सब्जी, जो कुछ भी खाया जाता है भोजन में, वो सभी चीज़ें जटिल हैं और उनको हमारी आंत, हमारे पूरे जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, वो उनको डाइजेस्ट करके और फिर उनमें से एनर्जी प्राप्त करने का काम जो भी होता है, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक, अर्थात अपचयी प्रक्रियाएं। तो मित्रों,
आज हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो अब आप जान गए होंगे कि पेड़ पौधे जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उनको हम एनाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, और जो हम लोग अपना भोजन बाहर से लेकर के डाइजेस्ट करके एनर्जी प्राप्त करते हैं उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें सरल से जटिल की तरफ बढ़ते हैं और इसमें जटिल से सरल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, अब आप बताइए कि किसी भी प्राणी में पोषण या न्यूट्रिशंस की ज़रूरत क्यों होती है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है नीड्स, इसकी क्या ज़रूरत है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है GDRE। तो ये जी मतलब ग्रोथ। भाई आपकी बॉडी, आप भोजन जो प्राप्त करते हैं, चाहे वो पौधे हों, एनाबॉलिक से प्राप्त कर रहे हैं या फिर आप कैटाबॉलिक प्रोसेस से एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो पहला काम यही होगा कि ग्रोथ। तो जी फॉर ग्रोथ, यानी कि बॉडी या पेड़ पौधे कोई भी अपनी वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। और दूसरा है ये डी फॉर डिजीज़, अर्थात बीमारियों से लड़ने की जो पावर है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज़, डी फॉर डिजीज़ मित्रों, अर्थात शरीर से लड़ने की जो क्षमता है उसे हम सभी जानते हैं इम्यूनिटी बोलते हैं, इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो वो हमारी भोजन भी उसमें कहीं ना कहीं बनाने में इम्यून सिस्टम को बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरा इसकी नीड्स भोजन की ये है। और तीसरा हमने लिखा है आर। तो आर फॉर आप सभी जानते हैं कि ई, पहले मैं ई बात कर रहा हूँ, ई फॉर एनर्जी, अर्थात अपनी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कोई भी आप वर्क कीजिए मित्रों, वो तो वर्क है ही है, बाहर का तो एनर्जी ज़रूरत ही है। बट यदि कोई प्राणी लगातार सो ही रहा है, वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो भी उसे भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो आंतरिक सिस्टम हैं इनको भी कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपको शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा कि जितना भी हम एनर्जी प्राप्त करते हैं उस एनर्जी का सबसे ज़्यादा जो खपत करता है वो हमारा मस्तिष्क करता है। लगभग 55% ये अकेले एनर्जी का खपत करता है पूरे बॉडी को, क्योंकि मित्रों इसी की कंट्रोलिंग सिस्टम ये है पूरी बॉडी का कि जब मस्तिष्क आदेश देता है तभी आपको नींद आती है, तभी आपको नींद खुलती है, तभी आपके पेट में जो आमाशय है या जिसको हम स्टमक बोलते हैं उसमें जो HCl निकलता है वो मस्तिष्क के आदेश से ही निकलता है। तो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाला जो हमारा हेड है वो सिर ही है, मस्तिष्क ही है। अब इस मस्तिष्क को कौन कंट्रोल कर रहा है मित्रों, तो वो अपनी सोल कर रही है, आत्मा कर रही है। और आत्मा को कौन कंट्रोल कर रहा है मित्रों, तो आत्मा को कंट्रोल करने के लिए एक तार, एक श्वास के रूप में जो आपकी इस बाहरी इन्वायरमेंट, वातावरण से जुड़ी हुई है, अर्थात जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो विश्व की ऊर्जा है, उस ऊर्जा के साथ आप इस श्वास के रूप में जुड़े हुए हैं। तो हमारी आत्मा का कंट्रोलिंग इस बाह्य यूनिवर्स में है। कॉस्मिक एनर्जी हमारी आत्मा को कंट्रोल करती है मित्रों, और आत्मा हमारी कंट्रोल करती है बुद्धि को, और हमारा बुद्धि कंट्रोल करता है इस समाज को और अपने आप को और बाह्य वातावरण को। तो इस तरह से मित्रों हमारी बुद्धि जो है वो बहुत ही एनर्जी लेती है। तो इसके लिए हमें ई एनर्जी चाहिए होता है अपने कार्यों को निपटाने के लिए। और आर से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रिप्लेस कुछ भी ले लीजिए मित्रों कि, या फिर रिप्रोड्यूस, आप आर से रिप्रोड्यूस भी समझ सकते हैं। रिप्रोड्यूस अगर आप करना चाहते हैं तो भैया एनर्जी की तो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा मस्तिष्क को, या फिर रिप्रोडक्शन में ही सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। इसका अनुभव आप सभी को भी होगा। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाना, और फिर एनर्जी फाइंड करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, इन 4-5 कामों के लिए हम कहीं ना कहीं पोषण या न्यूट्रिशंस प्राप्त करते हैं। जो खुद पेड़ पौधे बनाते हैं उनकी प्रोसेस को, न्यूट्रिशंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। और जो हम लोग भोजन बाहर से लेकर के उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी फाइंड करते हैं उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं मित्रों। अगर देखा जाए तो जो पेड़ पौधे भोजन प्राप्त की, अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो न्यूट्रिशंस हमने पेड़ प्राप्त किया भोजन, तो वो 2 तरह का होता है। एक ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक।
ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी पोषण मित्रों, जो अभी मैंने एनाबॉलिक प्रोसेस बताया, पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी पोषण बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक वही कि जो हम हेट्रो हैं, अर्थात अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, हम डिपेंड हैं इसी वातावरण पर, कहीं ना कहीं मांसाहारी या शाकाहारी। मित्रों अब आप देखिए कितनी गजब की कमाल, मैं इस यूनिवर्स की एक, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं है। बहुत सारे लोग नास्तिक हैं मित्रों, जो ईश्वर को, गॉड को नहीं मानते हैं और कहते हैं आप मानिए या ना मानिए गॉड तो है। आप लोग कहते हैं कि मैंने ईश्वर को, गॉड को देखा नहीं। अरे मित्रों, आपने अपने परदादा को नहीं देखा तो इसका मतलब वो थे ही नहीं, थे ना, उनका अस्तित्व तो था। इसी तरह आपने गॉड को नहीं देखा है लेकिन फिर भी उसका अस्तित्व है, क्योंकि आज तक विज्ञान ये नहीं जान पाया, विज्ञान इतना नहीं जान पाया कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जो हमारे इस श्वास को यूनिवर्स के साथ जोड़ करके रखती है। मित्रों अगर इसे कोई जान पाया है तो वो यही जान पाया है, हमारे देश के ऋषि मुनियों संतों ने जाना है, हमारे शंकराचार्य ने जाना, हमारे बुद्ध ने जाना, हमारे महावीर ने जाना, हमारे हनुमान ने जाना, हमारे श्री राम ने जाना, श्री कृष्ण ने जाना। तो मित्रों अगर आप भी इसको जानना चाहते हैं तो उस गॉड पर सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है, लोग कहते हैं, कई बार लोग प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि भगवान की तपस्या या भक्ति से हमें मिलेगा क्या? वो तो हम तब करेंगे जब हम वृद्ध हो जाएंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे। मित्रों भक्ति आप किस लिए करते हो शायद आपको ये मालूम ही नहीं है। भक्ति का अर्थ क्या होता है ये शायद मालूम नहीं होगा। अगर आप जान पाएँ तो भक्ति कुछ और नहीं है, भक्ति होता है अपने आप को डेवलप करना, अपने आप को ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनाना, मैन से सुपरमैन बनाना, ये भक्ति का काम है। जब आप भक्ति करते हैं तो पहली चीज़ जो यूनिवर्स आपको देता है वो आपकी बुद्धि होती है, इस बुद्धि को देता है। दूसरी चीज़ जो होती है आपको आत्मवान बनाता है। आत्मवान बनने का मतलब क्या है, जो मैं बार बार कहता हूँ, आत्मवान का मतलब है कि आप निर्भय बन जाएं, आपकी बुद्धि इस स्तर पर पहुँच जाए कि सत्य असत्य का विवेक हो जाए, आपको ये जान पाएँ कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, भ्रम क्या है। कई बार हम लोग देखते हैं कि आपने देखा होगा अक्सर रस्सी पड़ी होती है और कहते हैं कि भैया सांप है। कई बार होता है ऐसा कि साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कि एक इंसान था, वो एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक इंसान था तो वो अपने घर में जा कर के छुप गया डर के मारे और कहा कि चौराहे पर एक रीछ है और वो रीछ हमें मार डालेगा। तो ये कहानी थोड़ी फिलॉसफी की है। तो रीछ के डर के मारे वो अपने घर में छुपा हुआ कि भैया हम बाहर जाएंगे तो रीछ हमें खा लेगा, और इस डर से वो पूरे दिन अपने घर से, अब वो अपनी खिड़की से झांक कर देखा उस व्यक्ति ने, तो एक आदमी चौराहे की तरफ से साइकिल लेकर के आ रहा था। तो उसने कहा कि भैया आपको रीछ नहीं दिखाई दिया, वहाँ पर रीछ ने खाया नहीं? तो उसने कहा नहीं मित्र, वो रीछ नहीं जो आप रीछ समझते हैं, वो एक झाड़ी है, आप जाकर ध्यान से देखिए। तो ये दुनिया भी मित्रों एक तरह से भ्रम है। तो भक्ति आपको विल पावर देती है, भक्ति आपको बुद्धि देती है, भक्ति आपको आत्मवान बनाती है, निर्भय बनाती है, साहसी बनाती है, बुद्धि के स्तर उस स्तर पर पहुंचा देती है कि जहां प्रकृति के नियम स्वयं आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। मित्रों जैसे आपने बुद्ध को देखा या शंकराचार्य को देखा, इन सब पर जो है इनकी अगर आप देखिए तो इनके सबके सामने प्रकृति के रीजन स्वयं खुलकर खड़े हो जाते थे। अब जैसे न्यूटन्स ने इतने आविष्कार किए, करीब 1200-1250 से ज़्यादा पेटेंट उनके नाम पर हैं, इतना आविष्कार कर दिया कि खुद वो भूल जाते थे कि हमने क्या क्या बनाया है, क्या क्या देखा है। तो ये बुद्धि का क्या स्तर है मित्रों? तो यही है आत्मवान होना। जब भी आप इस प्रकृति के प्रति, अपने कार्य के प्रति, जो भी आपकी ड्यूटी है उसके प्रति आप एकाग्र हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, तो विल पावर आपको इस कॉस्मिक एनर्जी से स्वयं गॉड देने लगता है। मित्रों जो लोग नहीं मानते हैं कि गॉड नहीं है, या विज्ञान भी ये खोज करके बता दे कि आखिर ऐसा कौन सा सिस्टम है कि जिस यूनिवर्स से हमारी आत्मा तक, इस शरीर तक ये जो श्वास का रास्ता जुड़ा हुआ है, ये कौन सी एनर्जी जोड़ रही है, विज्ञान सिर्फ इसका जवाब दे दे, मैं निश्चित कहता हूँ कि विज्ञान उस दिन अपने उस ऊंचाइयों को छू लेगा जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। बस सिर्फ एक प्रश्न यही ऐसा है कि जिसका आज तक किसी के भी पास जवाब नहीं है, और इसी प्रश्न को जानने के लिए आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, आप भक्ति करते हैं, गॉड से फरियाद मांगते हैं। कुल मिला करके आप सिर्फ इतना जान जाइए कि
ये कौन सा ऐसा कनेक्शन है कि जिसके ज़रिए हमारी ये श्वास शरीर से इस यूनिवर्स के वातावरण के साथ जुड़ी हुई है। इसको जानना ही आत्मज्ञान है, इसको पहचानना ही आत्मवान है। भक्ति का लक्ष्य ही यही है। भक्ति का लक्ष्य है शक्ति प्राप्त करना। जब आप शक्ति प्राप्त करेंगे और उस शक्ति को विश्व कल्याण में लगाएंगे, यही भक्ति का परम उद्देश्य है। भक्ति का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारी नौकरी लग जाए, भक्ति का उद्देश्य ये नहीं है कि हम सुखी हो जाएं, भक्ति का उद्देश्य है विश्व कल्याण। भक्ति का उद्देश्य है शक्तिवान बनाना और सबको एकता, प्राण प्रतिष्ठा, साहस का संचार करना, पॉजिटिविटी का संचार करना। मित्रों, ये भक्ति का कार्य है। भक्ति का कार्य ये नहीं है कि भगवान को एक मंदिर में बैठा करके और अगरबत्ती उनके सामने लगा करके और कहा जाए कि मेरा ये काम कर दो तो मैं 500 का प्रसाद चढ़ाऊँगा। अरे आप किसे घूस दे रहे हैं? आप किसे 500 का प्रसाद चढ़ा रहे हैं? जिसने आपको सांस दिया है, जो आपको बोलने का मौका देता है। मानता हूं आपके पास दौलत है, शोहरत है, पैसा है, पावर है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आप सिर्फ यही देखेंगे कि वो क्या है, और उस दिन वो आपकी नहीं सुनेगा। क्योंकि जब आपके पास समय था, दुर्गा चालीसा में भी लिखा है कि अन्नपूर्णा होय जगपाला, तुम्हीं आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शक्ति रही तब मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। तो जब ये शक्ति है आपके पास, जब आपकी जवानी है, जब आपके पास ईश्वर ने बल और बुद्धि सर्वोच्च दिया है, तब शक्ति रही तब मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। पूरी दुर्गा चालीसा का यही निचोड़ है कि यदि शक्ति रहते आप इस मर्म को जान गए, इस सत्य को जान गए कि आप ये शरीर नहीं बल्कि सिर्फ एक संवेदना है, संवेदनाओं की प्रवाह है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मित्रों, ये श्वास जो है यूनिवर्स से क्यों जुड़ी हुई है? सारे समाधि, सारे अष्टांग योग, सारे सब कुछ इसी को जानने के लिए ही सारा जाल रचा गया है। सारे ज्ञान का आविष्कार हुआ, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो कुछ भी विषय हो। तो उन सभी के पीछे आप इतिहास भी पढ़िए तो इतिहास में भी जो भी साधु संत या महान लोग मिले, उन सभी ने इसी को जानने का प्रयास किया कि आखिर ये कौन सा रहस्य है, और ये टूट जाएगा अर्थात मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा। सब कुछ इसी पर टिका हुआ है सारा ज्ञान। विज्ञान भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स के नियम को ही समझ करके मित्रों आगे बढ़ता है। जी, आप फिजिक्स देखते हैं, फिजिक्स इतना आगे चली गई है, ये क्वांटम फिजिक्स पर आखिर आप देख लो मित्रों, फिजिक्स के पास में बहुत ताकत है दुनिया में, लेकिन आप देखो कि सबसे ज़्यादा ताकत किस में है? एटम में, जो सबसे छोटा कण है, जिसे आप तोड़ नहीं सकते। एटम एक ग्रीक भाषा का शब्द है, अरस्तु ने इसको दिया था कि एटोमी मतलब एटमोलॉजी मतलब एटम मतलब जो आगे काटा या तोड़ा ना जा सके। और आप देखिए एटम बम में कितनी पावर है। तो जो सूक्ष्म है उसी में पावर है। और हवा कुछ नहीं दिखती, हवा किसी को दिखती नहीं है, लेकिन जीवन यही है। हवा इतनी सूक्ष्म है कि विज्ञान की भी समझ सकता है कि हाँ, अपने गुणों से कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, बट उसे देख नहीं सकता है। विज्ञान ये तो जान सकता है कि H2O से पानी बना है, लेकिन विज्ञान ये नहीं जान सकता है कि पानी में ऐसी कौन सी क्षमता है या शक्ति है जो प्यास बुझा देती है। विज्ञान कहता है पानी स्वादहीन है, गंधहीन है, रंगहीन है, पानी में ऊर्जा भी नहीं है। IAS में 1997 में क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था कि पानी से एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो मित्रों, उसका जवाब था 0 कैलोरी। पानी से कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, विज्ञान मानता है। लेकिन आप बताइए, बिना पानी के मर जाएंगे, प्राण नहीं बच पाएगा। पानी से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो पानी में ऐसा कौन सा गुण है? पानी का एक गुण विज्ञान खोज ले गया, वो क्या है? करंट बनाना, करंट की उत्पत्ति कर ले गया, विद्युत की उत्पत्ति। बाकी पानी में ऐसे गुण अभी रहस्य भरे पड़े हैं मित्रों कि जिसकी विज्ञान अभी कल्पना ही नहीं कर सकता है। अभी ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन बता गए, लेकिन आपको मालूम होगा शायद कि विज्ञान कभी बंद नहीं होता। रिसर्च आज भी ग्रेविटेशन पर चल रही है। तो क्यों चल रही है? क्योंकि विज्ञान एक चीज़ तो खोज लेता है, लेकिन एक चीज़ नहीं जानता कि अगर जन्म बना है तो मृत्यु भी है। तो विज्ञान जन्म को तो समझ गया, चलो ठीक है, लेकिन जन्म ना उसके विज्ञान के कंट्रोल में है, ना मृत्यु विज्ञान के कंट्रोल में है। विज्ञान सिर्फ इतना जान सकता है कि भैया जन्म इतने दिन में हो जाएगा या मृत्यु इतने दिन में हो जाएगी। बहुत ज़्यादा विज्ञान की गहराई में जाना जाए तो ये जाना जा सकता है, लेकिन उसे टाला नहीं जा सकता। भूकंप आने वाला है तो विज्ञान भूकंप टाल नहीं सकता मित्रों।
तो आखिर विज्ञान फिर है क्या? बस सिर्फ यही कि कारण जान लो कि भूकंप आया। अरे टालने की क्षमता अगर नहीं उत्पत्ति हो रही है तो कहीं ना कहीं विज्ञान की कमी है, क्योंकि विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी इस नेचर पर विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन विज्ञान आज कहीं ना कहीं हार रहा है इस नेचर से। तो भैया क्यों हार रहा है? क्योंकि नेचर ही से ही आप बने हैं, और अब आप स्वयं से लड़ना शुरू कर दीजिए तो आप कभी विजयी नहीं हो पाएंगे। दूसरों से लड़कर तो आप जीत सकते हैं, लेकिन खुद से लड़ करके आप कहाँ जाएंगे? खुद को ही मारेंगे। खैर चलता हूँ मित्रों, आता हूँ। तो देखते हैं ऑटोट्रॉफिक एनाबॉलिक प्रोसेस, जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं उसे एनाबॉलिक प्रोसेस, जो हम लोग अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं उसको कैटाबॉलिक प्रोसेस केमिस्ट्री की भाषा में। आगे चलते हैं। ऑटोट्रॉफिक पेड़ पौधे अपना खाना बनाएं, हेटरोट्रॉफिक हम लोगों ने अपना खाना बाहर से लिया। ऑटोट्रॉफिक में भी मित्रों दो प्रकार के, फोटोसिंथेटिक, केमोसिंथेटिक। अब ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक तो आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश उसके प्रकाश की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। और मित्रों इस प्रक्रिया को, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को सबसे पहले खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल महोदय ने सबसे पहले ये प्रोसेस पता लगाया था कि फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा है मित्रों केमोसिंथेटिक। अब ये क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जीवाणु मित्रों, की जो प्रकाश से नहीं बल्कि अपने अंदर उपस्थित रसायन से भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे पेड़ पौधे प्रकाश की सहायता और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, वैसे ये नाइट्री कारक, जो नाइट्रोजनी नाइट्री कारक कौन से पौधे, कुछ जीवाणु होते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि नाइट्री कारक जीवाणु होते हैं जो दाल वाल जैसे दलहनी फसलें होती हैं, जो चना हो गया, मटर हो गया, उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनके जड़ों में नाइट्री कारक जीवाणु होते हैं। तो वो लोग जो अपना भोजन बनाते हैं वो खुद के उससे बना लेते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसी होती हैं जिनके अंदर सल्फ़र पाया जाता है, तो सल्फ़र वाली जितनी भी बैक्टीरिया होती हैं वो खुद अपना भोजन अपने आप बना लेती हैं। तो मित्रों कहीं पर भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि क्या पेड़ पौधे ही अपना भोजन खुद से बनाते हैं या कोई अन्य, तो मित्रों याद रखिएगा बैक्टीरिया जो होती हैं कुछ नाइट्री कारक और सल्फ़र वाली, वो अपना भोजन खुद से बनाती हैं, अर्थात वो ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी पोषण में आती हैं। अब मित्रों ये जो इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पेड़ पौधे में हुई, उसका अगर फार्मूला देखा जाए तो देखिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं पेड़ पौधे को अपना खाना बनाने के लिए। पहली चीज़ तो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मित्रों ये CO2 है। और दूसरा ये है H2O अर्थात जल। तो जल कहाँ से लेंगे? पेड़ पौधे जड़ से लेंगे। और CO2 कहाँ से लेंगे? पत्तियों से लेंगे। अभी मैं पत्तियों की संरचना आपको बताऊंगा। और दूसरे है लाइट, प्रकाश तो सूर्य देवता दे ही रहे, नेचर ने दे ही रखा है। और क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में उपस्थित होता है तो उसको हरित लवक भी हिंदी में बोलते हैं। तो मित्रों इन दोनों का अगर रिएक्शन देखा जाए तो अब आप देखिएगा कि ये जो HCO, ये CO, अब देखो मित्रों यहाँ पर एक चीज़ पूछा जाता है, IAS में एक प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स में कि ये जो ऑक्सीजन जो पौधे हमें देते हैं, जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ये ऑक्सीजन किसके टूटने पर प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के या पानी के? क्योंकि ऑक्सीजन दोनों के साथ है। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है वो पानी के टूटने पर प्राप्त होता है। और जो H बच जाता है वो इस CO के साथ जुड़ जाता है और ग्लूकोज बना लेता है C6H12O6। तो ये पौधों में ये ग्लूकोज आपको तनों में, पत्तियों में, फलों में जिस भी रूप में उपस्थित होता है आपको मिलता है। और ये पानी को वाष्प उत्सर्जन कर देते हैं पेड़ पौधे अपनी पत्तियों के ज़रिए, और पत्तियों के ज़रिए ही अपने स्टोमेटा रंध्र के ज़रिए ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं पेड़ पौधे। अब मित्रों यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर मैंने वो संरचना बनाई है। संरचना ये बनाई है, ये पत्ती है। एक बार समझाता हूँ आपको कि पत्तियों की संरचना आपने देखा होगा, लेकिन ये जो होती हैं इस तरह से जो धमनियाँ हो रही हैं या फिर ये जा रही हैं, आप इसका शायद मित्रों काम शायद नहीं जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो देखिएगा पत्तियों की संरचना जो होता है उसका जहाँ से वो अपनी टहनी से जुड़ी हुई होती हैं उसको हम बेस बोलते हैं। उस बेस को साइंस की भाषा में पल्विनस कहते हैं। कई बार एग्जामों में पूछ ले आता है कि पत्ती
पत्ती का, ये पौधे का कौन सा भाग होता है, पल्विनस, तो आप ध्यान रखिएगा कि पत्ती का ही वो जॉइंट भाग है जो अपनी डाल से जुड़ा हुआ है, उसको हम पल्विनस बोलते हैं। और जो पत्ती चौड़ी सी आपने देखा, वो पत्ती को लेमिना बोलते हैं, उसके पृष्ठ को। और मित्रों, ये जो बीच की एक लंबी सी मिड रिब जा रही है, उसको मिड रिब कहते हैं। इस मिड रिब में जो अभी आपने देखा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, उस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मित्रों ये अहम योगदान इसका है। इसी के जरिए प्रकाश संश्लेषण हो पाता है। और ये जो हैं, ये इनको हम मित्रों वीन्स बोलते हैं, अर्थात ये सिराएँ हैं। ये सिराएँ जल लाने का काम करती हैं। मित्रों फिर से ध्यान रखिएगा, ये जो मिडरिब होता है किसी भी पत्ती का, ये बीच में मध्य का भाग लंबा सा, ये प्रकाश संश्लेषण के काम आता है। और ये जो होती हैं इनको वीन्स बोलते हैं। ये वीन्स जो होते हैं ये पानी इसमें लाने का काम करते हैं। और इनके बीच बीच में जहाँ पर होल और कुछ उठे थोड़े से भाग आपको बहुत सूक्ष्मता से दिखाई देंगे, दाग धब्बे से लगे या छोटे जैसे छिद्र जैसे लगे, तो उन छिद्रों के जरिए मित्रों उस छिद्र को हम बोलते हैं स्टोमेटा। उस छिद्र को जिसके जरिए ये ऑक्सीजन हमें बाहर निकालते हैं पेड़ पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं मित्रों, उस छिद्र को हम स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा जब ज़रूरत होता है रात में या ज़रूरत होता है दिन में मित्रों पौधे सभी जानते हो ऑक्सीजन निकालते हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करने के दौरान, और रात में पेड़ पौधे, दिन में भैया कार्बन डाइऑक्साइड लिए और ऑक्सीजन दिए, लेकिन रात में ये खुद कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं और ऑक्सीजन की इन्हें भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में लेते हैं। तो उनका जो चारों तरफ ये जो स्टोमेटा होता है रंध्र, इसके बंद होने और खुलने के दौरान, चूँकि जब ज़रूरत होगा तब पेड़ पौधे, प्रकृति नेचर ने एक देखो मित्रों कितना गजब का बनाया है कि जो स्टोमेटा बनाया है उसके लिए भी गार्ड सेल बना दिए हैं। कि गार्ड सेल ये क्या करते हैं, इस छेद को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब लेना होगा या फिर ऑक्सीजन देना होगा तभी ये खुलेंगे, अन्यथा ये बंद रहेंगे गार्ड सेल के जरिए। और क्लोरोप्लास्ट मित्रों, जिसमें मैंने बताया जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल हरित लवक हरा वाला जिसके प्रकाश ये अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, उसके पात्र को जिस होल में वो भरा होता है क्लोरोफिल, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट जिस बर्तन में भरा होता है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं मित्रों। और जिससे ऑक्सीजन और का बाहर निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा की सुरक्षा के लिए गार्ड सेल होते हैं। और बीच वाले को मिडरिब बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही करती है फोटोसिंथेसिस की, और इसको हम वीन्स बोलते हैं। ये सिराएं हैं, पानी लाने का काम यही करती हैं। और जो बीच वाला, और इसको लेमिना बोलते हैं और इसको पल्विनस बोलते हैं। ठीक है मित्रों, आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अब देखिएगा कि इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ये दो तरीके से होती है मित्रों। एक तो होती है कि ग्रेना, प्रकाश में जो संश्लेषण की प्रक्रिया यानी भोजन को बनाने की प्रक्रिया होती है, उसको रॉबर्ट हिल ने खोज किया था। मैं पहले भी यहाँ पर भी बता चुका हूँ। और ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसके भाग को, पौधे के पत्ती के भाग को हम ग्रेना बोलते हैं, जहाँ प्रकाश वाली प्रक्रिया होती है। और अंधकार में भी प्रक्रिया होती है भोजन को, अब जो उन्होंने खाया तो अपने जीवन के लिए, चलाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी प्रक्रिया जो अंधकार में होती है, उसकी खोज भी ब्लैक मैन नाम के व्यक्ति ने की थी। तो भैया नाम भी इनका ब्लैक मैन है, तो याद रखना आसान है कि अंधकार में जो पौधे अपने भोजन को बनाए या अपनी ज़रूरत के लिए वो यूज करते हैं, उस जो पत्ती के भाग में होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं मित्रों। आईएएस पीएसएस से सारे एग्जामों में पूछा गया, आप एसएससी का भी देख लीजिएगा पेपर, कि ग्रेना पत्ती का भाग है तो भैया ग्रेना किससे संबंधित है, कब क्रिया करता है अपनी, तो प्रकाश में। और स्ट्रोमा वाला जो पार्ट है पत्ती का वो कब क्रिया करता है, तो अंधकार में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और इसकी खोज रॉबर्ट हिल, इनकी ब्लैक हिल। तो मित्रों इस तरह से मुझे लगता है आपके अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा प्रयास किया है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में आप निश्चित दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मित्रों।